Hello everyone, my name is Avinash Kumar Yadav and I welcome all of you to the official channel of LawPrep Tutorials. Before we get into the contents of today's video, I just want to give trigger warning because the discussion that we are going to have in today's video might be disturbing for many viewers. In this video, we are basically going to be talking about the infamous rape and murder case in Pune related to a child victim, where a 65-year-old man was convicted and sentenced to death penalty by a fast track court today. तो सबसे पहले ये क्लैरिफिकेशन आपको कि वीडियो सिर्फ लीगल एजुकेशन के पर्पस से है एंड ऑल द लीगल गाइडलाइंस हैव बीन adhered to in the video. So this is the issue that we have, that is the Pune child rape murder case, जहां पर इश्यूज जो इन्वॉल्व हैं आर रिलेटेड टू पॉक्सो, related to evidence law, specifically admissibility of circumstantial evidence. इसके अलावा डेथ पेनल्टी की सेंटेंसिंग गाइडलाइंस के बारे में भी हम बातचीत करने वाले हैं आज के इस वीडियो में. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द केस और जानते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है इस केस के अंदर. पुणे की एक स्पेशल कोर्ट ने कन्विक्ट किया एक 65-year-old अक्यूज्ड को और उसके बाद डेथ पेनल्टी भी ग्रांट करी गई है यहां पर इस केस के अंदर. जो कॉन्विक्ट है उसको बाय द कोर्ट टुडे इटसेल्फ. जो केस था वो लीगली इन्वॉल्व करता था इश्यूज लाइक किडनैपिंग, रेप एंड मर्डर ऑफ अ 3-year-old फीमेल चाइल्ड. अब देखें हम यहां पर जो ये इंसिडेंट है, दिस इज फ्रॉम नसरापुर फ्रॉम पुणे और मेनली यहां पर प्रोसिक्यूशन ने रिलाई किया है ऑन एविडेंसेस टेकन फ्रॉम सीसीटीवी, डीएनए एंड अदर मेडिकल एविडेंस. नाउ जो सेंटेंसिंग है यहां पर वो कोर्ट ने रिजर्व करके रखी हुई थी आफ्टर द अक्यूज्ड वाज कन्विक्टेड ऑन 25th of June और आज की जो जजमेंट है उसमें डेथ पेनल्टी ग्रांट करी गई है. ये एक तरीके से लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट भी शो करता है केस कि किस तरीके से हम सेंटेंसिंग को कैरी आउट करते हैं ऐसे केसेस में. कोर लीगल इश्यूज क्या हैं समझते हैं. सिंस द केस इज रिलेटेड टू पॉक्सो एक्ट बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स अ केस ऑफ एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. इसके अलावा यहां पे मर्डर का भी सिनेरियो है. सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की एडमिसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ डायरेक्ट एविडेंस. इसके अलावा लास्ट सीन थ्योरी के बारे में भी हम बात करने वाले हैं. देन वी हैव सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस लॉ जिसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं. सीसीटीवी एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी पे बात करेंगे. इसके अलावा डीएनए एंड फॉरेंसिक एविडेंस एंड अदर मेडिकल एविडेंस एंड लास्टली वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट एज टू हाउ डू कोर्ट्स रिजॉल्व इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटेंसिंग एंड अक्यूज्ड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी. तो चलिए डिस्कस करते हैं इस केस को. सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉक्सो केस इस केस में अप्लाई क्यों होता है. तो सिंस आई टोल्ड यू गाइज दैट द केस इन्वॉल्व्स अ फीमेल माइनर चाइल्ड हु वाज रेप्ड एंड मर्डर्ड, तो इस केस के अंदर सबसे पहले पॉक्सो लॉ क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 2012, एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है जो बेसिकली क्या बात करता है, बात करता है कि अगर 18 ईयर्स से कम का कोई भी चाइल्ड है तो उनके केस में ये लॉ एप्लीकेबल होगा. Victim here in this case is 3 years old, so the POCSO law automatically applies in this case as well. We all of us are aware that in cases involving minors, यहां पर जो consent होता है that is usually irrelevant. POCSO cases के अंदर special guidelines यहां पर lay down करी गई हैं which needs to be followed by the investigative agencies as well as by special courts. तो यहां पर एक लेवल की sensitivity required होती है while investigation. पॉक्सो के केसेस ट्राई किए जाते हैं स्पेशल कोर्ट्स के द्वारा which also have special judges which are given special training to sensitively handle such matters. ऐसे केसेस के अंदर विक्टिम की आइडेंटिटी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्क्लोजर फ्रॉम एनी मीडिया हाउस और एनी प्राइवेट इंडिविजुअल दे कैन ऑल्सो बी हेल्ड क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस अगर वो कोई भी आइडेंटिटी को लीक करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विक्टिम की. अब सेक्शन 6 जो है यहां पर पॉक्सो का विच टॉक्स अबाउट एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. नाउ दिस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट टर्म इज अ जनरल न्यूट्रल टर्म फॉर रेप
and this is an aggravated case. The reason being that we are considering the age of the victim, vulnerability of the child, and also since the child was induced by the accused in this case, जिसकी वजह से there was misuse of trust by the convict here. यहां पर अगर देखें सेक्शन 6 के अंदर penetrative sexual assault when it becomes aggravated, वहां पर जो punishment दी गई है that is rigorous imprisonment for not less than 20 years. ये सबसे पहला ऑप्शन है. Second is imprisonment for life and third one is death penalty in appropriate cases. Now we will see as to how do we identify or classify a case to be an appropriate for granting death penalty. ये एक मर्डर का भी सिनेरियो है क्योंकि मर्डर के केस में हमें पता है that the first element that we need is the death of the victim. The death should be homicidal, basically meaning that the death should be caused by a human being or action of a human being, right? It should not be accidental or it should not be natural. Accused ने डेथ कॉज करी, इंटेंशन और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और एक्ट और डेथ के बीच में एक लीगल कनेक्शन होना चाहिए, विच वी जनरली रेफर टू बाय द टर्म कॉजेशन अंडर क्रिमिनल लॉ. जो पोस्टमार्टम का एविडेंस है वो एस्टैब्लिश करता है कॉज ऑफ डेथ को, नेचर ऑफ इंजरीज को एंड अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डेथ को, विच बेसिकली मेक्स इट क्लियर दैट दिस वाज अ केस ऑफ अ मर्डर. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, since यहां पर there was not a lot of direct evidence that was available to prove the guilt of the accused here in this case, तो यहां पर prosecution ने रिलाई किया है circumstantial evidence के ऊपर. Now circumstantial evidence क्या है? Surrounding facts हैं जो indirectly guilt की तरफ point करते हैं. However, अगर हम एक isolated circumstantial evidence को देखें, it might not be a very good piece of evidence, but हम जहां पर ऐसा देखते हैं कि एक चेन कंप्लीट हो रही है बाय मेनी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इन दैट केस इट मे बी एडमिटेड. अगर हम देखें यहां पर इसके एग्जांपल्स क्या हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के, कि जो अक्यूज है वो विक्टिम के साथ देखा गया आखिरी बार, सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से जो भी हमें जानकारी मिली है, डीएनए टेस्ट की हेल्प से भी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, राइट, अक्यूज का कंडक्ट एंड जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं अगर अक्यूज उसको फेल कर जाता है एक्सप्लेन करने से, सो ऑल दिस जनरली फॉर्म्स पार्ट ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. एंड व्हेन ऑल दीज सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस फॉर्म अ चेन, तो वो इनफ होते हैं कन्विक्ट करने के लिए एक अक्यूज को. ये भी हम समझ पा रहे हैं. सो आइसोलेटेड सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस माइट नॉट बी इनफ, बट इफ देयर इज अ चेन टू एस्टैब्लिश द गिल्ट, देन इन दैट केस द एविडेंस मे बी टेकन इनटू अकाउंट. अब इंपॉर्टेंट केस जो हमें यहां पर देखने को मिलता है, शरद बिरधीचंद शरदा केस, 1984 का केस है. यहां पे 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स बताए गए हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से रिलेटेड हमें, राइट. सर्कमस्टेंसेस जो होती हैं सबसे पहले उनको फुली एस्टैब्लिश किया जाना जरूरी है. जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ गिल्ट की तरफ पॉइंट कर रही हैं, कंक्लूसिव होनी चाहिए अपने आप में, और किसी गिल्ट के अलावा और कोई भी अगर हाइपोथेसिस अटैच्ड है तो उसको एक्सक्लूड करनी चाहिए. और लास्टली जो एविडेंस की चेन है वो क्या होनी चाहिए? इट शुड बी कंप्लीटेड. नाउ इन दिस केस वी विल लर्न एज टू हाउ दैट हैज बीन डन. इसके लिए हम लोग लास्ट सीन थ्योरी को भी समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ बोधराज केस. लास्ट सीन थ्योरी क्या कहती है? विक्टिम जब आखिरी बार देखा गया था अक्यूज के साथ और उसके तुरंत बाद विक्टिम डेड पाया गया, तो अगर जब लास्ट सीन अलाइव है विक्टिम, वो अक्यूज के साथ अगर देखा गया और बहुत शॉर्ट टाइम गैप के बाद अगर वो डेड पाया गया, तो इस केस के अंदर जो बोधराज वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2002 क्या कहता है केस? लास्ट सीन थ्योरी स्ट्रांग बन जाती है जब टाइम गैप लास्ट सीन के बीच में और डेथ के बीच में बहुत कम है. हाउएवर हमें यह भी जानकारी रखनी जरूरी है कि लास्ट सीन होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप में इस बात को एस्टैब्लिश नहीं करता है कि एक पर्सन को हम कन्विक्ट कर देंगे, बट यहां कोई एक सपोर्टिंग एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती है. इसके साथ साथ ही अगर हम सेक्शन 106 एविडेंस लॉ को अगर हम काशीराम केस के साथ पढ़ते हैं, तो यह कहता है कि जब कोई फैक्ट स्पेशली एक पर्सन के नॉलेज में होता है, तो उस केस में उस इंसान से यह एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो सिचुएशन को एक्सप्लेन करे, और अगर अक्यूज्ड जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं अगर उसको एक्सप्लेन करने से फेल कर जाता है, तो इस केस में यह एक एडिशनल लिंक माना जा सकता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में, राइट. काशीराम केस क्या कह रहा है?
अक्यूज्ड का फेलियर जो है अगर वो फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने को लेकर के है तो वो क्या बन सकता है, एक एडिशनल लिंक बन सकता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए, राइट। अब देखो इस केस में अपने को यह भी जानकारी रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ जो अक्यूज्ड है वो सर्कमस्टेंसेस को एक्सप्लेन करने से फेल हो गया, दैट ऑटोमेटिकली डज नॉट मीन, राइट, कि उनको हम कन्विक्ट करेंगे। एंड एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि प्रोसिक्यूशन जो उनका बर्डन है प्रूव करने का, राइट, दैट द क्राइम हैज बीन कमिटेड, वो उससे भी अब्सॉल्व नहीं हो जाते हैं, राइट। अब यहां पर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हमारे पास है, सीसीटीवी कैमरा, राइट। सीसीटीवी क्या कर सकता है ऐसे केसेस में, एस्टैब्लिश कर सकता है अक्यूज्ड की प्रेजेंस को, मूवमेंट को और रूट को, टाइमलाइन इवेंट्स की, राइट, कंडक्ट क्या है इंसिडेंट से पहले और इंसिडेंट के बाद, और लास्ट सीन सर्कमस्टेंसेस जो हमने समझा है यह बात भी प्रूव करा जा सकता है दैट द अक्यूज्ड वाज लास्ट सीन विद द विक्टिम। इसके अलावा बट यहां पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के केस में कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। वी ऑब्वियसली अंडरस्टैंड दैट टेक्नोलॉजी में बी मिसयूज्ड एज वेल, so for that purpose there are certain requirements that need to be satisfied. The very first of them being that the electronic evidence must be genuine, it should not be tampered, it should be properly proved and should be supported by required certificate, right? तो किसी भी तरीके की ambiguity नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की tampering नहीं होनी चाहिए, and genuineness of the electronic evidence should not be in question. That is something that we need to keep in mind. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मेडिकल एविडेंस की बात करते हैं इस केस के अंदर, मेडिकल एविडेंस जनरली हेल्प करता है एस्टैब्लिश करने में नेचर ऑफ इंजरीज, कॉज ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ, डेथ जो है वेदर इट वाज कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, लास्टली जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है क्या वो मेडिकली फिजिबल है, मेडिकली पॉसिबल है या नहीं। इसके साथ साथ ही डीएनए और जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है अक्यूज्ड और विक्टिम को ऐसे केसेस में, अक्यूज्ड को क्राइम सीन के साथ और विक्टिम को भी कनेक्ट कर सकता है क्राइम सीन के साथ। तो जनरली व्हेन द डीएनए सैंपल ऑफ बोथ विक्टिम एंड अक्यूज्ड इज टेकन, तो जनरली ये क्या कर सकता है, काफी चीजों को एस्टैब्लिश कर सकता है अपने आप में। अब जो मेडिकल एविडेंस है उसको रीड किया जाता है साथ में सीसीटीवी, डीएनए, पोस्टमार्टम और विटनेस टेस्टिमनी के साथ। डीएनए जो है वो पावरफुल है बट अगेन इट शुड बी लीगली रिलायबल, राइट। अब देखें यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर एलिमेंट है जो कि कॉमन है अगर हम मेडिकल एविडेंस के बारे में बात करें या फिर अगर हम स्पेसिफिकली डीएनए या फॉरेंसिक एविडेंस के बारे में बात करें, दैट द एविडेंस मस्ट बी प्रॉपर्ली करेक्टेड, राइट, इट शुड बी प्रॉपर्ली सील्ड, इट शुड बी प्रॉपर्ली प्रिजर्व्ड, राइट, लैब टेस्टिंग इज compulsory and there should be no contamination. All this is generally done to ensure that there is no kind of tampering with the evidence, right? अब इस केस के अंदर हम ये समझते हैं कि पॉक्सो के केसेस में स्पीडी ट्रायल रिक्वायर्ड होता है और इसी पर्पस के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं। बट ऑब्वियसली स्पीडी ट्रायल डज नॉट मीन हरीड ट्रायल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रीच द एंड्स ऑफ जस्टिस। फेयर ट्रायल का मतलब है कि अक्यूज के पास भी राइट टू लॉयर होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, विटनेसेस को चेक करने का, एविडेंस को चैलेंज करने का राइट होगा, डिफेंड करने का राइट होगा और अपील करने का राइट होगा। पॉक्सो के केसेस में डेफिनेटली जस्टिस मस्ट बी प्रॉम्प्ट बट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट जस्टिस इज ऑल्सो डन। अब मैंने आप लोगों को यह बताया कि 25 जून 2026 को अप्रोप्रिएट कोर्ट ने यहां पर कन्विक्ट किया इस 65 ईयर ओल्ड मैन को, राइट। तो इस केस में हमें यह बात समझनी है कि कन्विक्शन 25 जून को हुआ और सेंटेंसिंग जो हमें देखने को मिली वो कब मिली, आज देखने को हमें मिली, राइट। सो इस दिन क्या हुआ, कन्विक्शन हुआ और 29 को हमें क्या देखने को मिला, 29 को हमें सेंटेंसिंग देखने को मिली, राइट। तो इन दोनों चीजों के बीच में हमें थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा। कन्विक्शन का मतलब कोर्ट फाइनली अब कन्विंस हो चुकी है कि अक्यूज्ड गिल्टी है, हाउएवर द पनिशमेंट हैज नॉट बीन अनाउंस्ड। सेंटेंसिंग का मतलब होता है कि कोर्ट क्या करेगी, पनिशमेंट को डिसाइड करेगी। तो ये दोनों स्टेजेस अलग अलग हैं, राइट। अब हम यहां पर देखें सेंटेंसिंग के स्टेज पर, स्पेशली किसी ऐसे केस के अंदर वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी बीइंग ग्रांटेड,
तो उस केस के अंदर क्या होता है, जनरली प्रोसिक्यूशन एग्रेवेटिंग फैक्टर्स को आर्ग्यू करता है। एग्रेवेटिंग फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक क्राइम की सीरियसनेस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या इंक्रीज कर देते हैं, उसकी सेवियरिटी को इंक्रीज कर देते हैं। डिफेंस क्या करता है ऐसे केसेस के अंदर, डिफेंस मिटिगेटिंग फैक्टर्स को आर्ग्यू करता है। मिटिगेटिंग फैक्टर्स, मिटिगेट मतलब होता है टू लेसन, तो ये एक क्राइम की या एक जो भी पूरा सिनेरियो है उसकी सिवियरिटी को कम करते हैं। फाइनली कोर्ट इन दोनों बातों को सुन करके और समझ करके क्या करती है, इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी के बीच में डिसीजन लेती है। एंड वी शुड ऑब्वियसली बी अवेयर दैट डेथ पेनल्टी इज नॉट ऑटोमेटिकली ग्रांटेड इन सच केसेस एज वेल, राइट। डेथ पेनल्टी ऑटोमेटिक नहीं है। क्या है लॉ इससे रिलेटेड, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, राइट। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, अ वेरी लैंडमार्क केस स्पेशली रिलेटेड टू डेथ पेनल्टी इन इंडिया। यहां पर बात करी गई, डेथ पेनल्टी को कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया, तो कोर्ट ने हमें यहां पर बताया कि डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट सिर्फ और सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में अप्लाई करी जानी चाहिए। तो यहां से हमें यह बात भी पता चलती है कि वेयर देयर इज एन ऑप्शन ऑफ ग्रांटिंग लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट रूल होना चाहिए और डेथ पेनल्टी क्या होना चाहिए, एक्सेप्शन होना चाहिए, राइट। फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग डेथ पेनल्टी स्पेशल रीजंस आर रिक्वायर्ड, और कोर्ट को कंसीडर करना चाहिए कि क्या लाइफ इंप्रिजनमेंट एडिक्वेट होगा। इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन की लाइफ इंप्रिजनमेंट इनएडिक्वेट है फॉर द एक्शंस ऑफ द कॉन्विक्ट, देन इन दैट केस डेथ पेनल्टी में बी ग्रांटेड। इसके बाद हम देखते हैं मच्छी सिंह का केस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क केस। इस केस के अंदर सेंटेंसिंग के फैक्टर्स बताए गए हैं। जहां पर कोई ऐसा केस है जहां पर डेथ पेनल्टी क्वेश्चन में है, कोर्ट्स को वहां पर दो टाइप के फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है। द फर्स्ट वन इज एग्रेवेटिंग फैक्टर्स एंड द सेकंड वन इज मिटिगेटिंग फैक्टर्स। एग्रेवेटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं, एक क्राइम की सीरियसनेस को बढ़ाते हैं, और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस क्या करते हैं, एक क्राइम की सीरियसनेस को कम करते हैं। कोर्ट्स ऐसे केस में क्या करेंगी, कोर्ट्स ऐसे केस में कंसीडर करेंगे कि किस मैनर में क्राइम कमिट किया गया है, क्या मोटिव है, क्या मैग्नीट्यूड है क्राइम का, राइट। क्राइम का नेचर क्या है, विक्टिम की पर्सनैलिटी क्या है, विक्टिम की वल्नरेबिलिटी क्या है, इन सारी चीजों को एनालाइज करके कोर्ट्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन को अप्लाई करेंगी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ एग्रेवेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस वी कैन कम अक्रॉस इन सच केसेस। कैसे हमें मिलते हैं फैक्टर्स। एग्रेवेटिंग फैक्टर, अगर विक्टिम की एज बहुत कम है, मतलब उसके कम एज की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा करके क्राइम कमिट किया गया है, तो यह अपने आप में एक एग्रेवेटिंग फैक्टर है। विक्टिम की हेल्पलेसनेस जो है वो भी क्या करती है, एक केस को एग्रेवेटिंग बनाती है। ब्रूटैलिटी अगर बहुत ज्यादा है, वॉयलेंस बहुत ज्यादा है, तो वो भी एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस होगा। जहां पर ट्रस्ट का मिसयूज करके क्राइम कमिट किया गया है, वो भी एक क्या होगा, एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंस होगा। एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी गई है, विच गोज ऑन टू शो दैट देयर इज अ टेंडेंसी that the crime might be repeated and also at the same time that there is no remorse। इसलिए ये इंडिकेट करता है कि एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस को सोसाइटल इंपैक्ट अगर बहुत ज्यादा है तो उस केस में भी, और अगर एक पर्सन के क्रिमिनल हिस्ट्री रही है पहले से भी, तो वो भी एक एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंस हो सकता है। मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस, अगर अक्यूज्ड की एज बहुत कम है तो ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मेशन ज्यादा है। इसके बाद पहले कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होना, रिफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी उसके कंडक्ट में दिखना, मेंटल कंडीशन जो है अक्यूज्ड की, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लैक ऑफ एक्सपोजर, राइट। इसके अलावा कस्टडी में उसका कंडक्ट कैसा है, और ऐसे केसेस जहां लाइफ इंप्रिजनमेंट सफिशिएंट होगा, इन सारी चीजों को मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस की तरह लेकर के कोर्ट चलती है। मॉडर्न डेथ पेनल्टी केसेस को अगर हम देखें, संतोष कुमार बरियार वर्सेस स्टेट, डेथ पेनल्टी मैकेनिकली अप्लाई नहीं होनी चाहिए। मैकेनिकली अप्लाई करने का मतलब है कि कोई यस नो यहां पर हमें डिसीजन नहीं लेना है, मशीन्स की तरह हमें अप्लाई नहीं करना है, हमें ह्यूमन माइंड का एप्लीकेशन करना है यहां इस केस के अंदर। मनोज वर्सेस स्टेट केस में कोर्ट ने यह बोला कि कोर्ट्स को डेथ पेनल्टी डिसाइड करते वक्त जेल कंडक्ट जो है उसको देखना चाहिए,
साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन को कंसीडर करना चाहिए, फैमिली और सोसाइटल बैकग्राउंड देखना चाहिए, किन सर्कमस्टेंसेस में अक्यूज रहा है और क्या पॉसिबिलिटी है रिफॉर्मेशन की. वी हैव टू कंसीडर ऑल दीज फैक्टर्स बिफोर ग्रांटिंग डेथ पेनल्टी टू द अक्यूज्ड. नाउ फाइनली द जजमेंट ऑफ द केस दैट आई हैड इंट्रोड्यूस्ड दिस वीडियो विथ, यहां पर नसरापुर माइनर रेप मर्डर केस में पुणे की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 65-year-old भीमराव कांबले जो कि कॉन्विक्ट है उसको डेथ पेनल्टी ग्रांट करी गई है आफ्टर दे फाउंड दैट ही वॉज गिल्टी ऑफ किडनैपिंग, रेप एंड मर्डर ऑफ अ 3-year-old फीमेल चाइल्ड. कोर्ट ने ऑफेंसेस को एक्सट्रीमली ग्रेव माना है और विक्टिम की एज, ब्रूटैलिटी ऑफ क्राइम, एविडेंस जो प्रेजेंट किया गया प्रोसिक्यूशन के द्वारा, उन सबको कंसिडर करते हुए कोर्ट ने फाइनली डेथ पेनल्टी ग्रांट की है इस केस में. हाउएवर जो डेथ पेनल्टी का सेंटेंस है उसको अप्रूवल लेना होगा फ्रॉम द हाई कोर्ट, राइट, एग्जीक्यूट होने से पहले, बिकॉज कोर्ट्स, ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर ऑथराइज्ड टू गिव कंफर्मेशन फॉर डेथ पेनल्टी. डेथ पेनल्टी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में अवॉर्ड करी जाती है एविडेंसेस, प्रोसीजर, विक्टिम की डिग्निटी और सेंटेंसिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए. नाउ द फाइनल टेक अवे फ्रॉम दिस is that our criminal justice system is based on evidence, procedure, fair trial, dignity of the victim and reasoned sentencing. इस केस के अंदर कोर्ट ने डेथ पेनल्टी ग्रांट करी है and with this we do understand that justice must be firm and justice should also be done in a fair manner. I want to leave all of you with a question that you guys have to respond to. Why do you think that there is not any provision of compulsory death penalty in such cases? Let me know your opinion on this. Thank you so much for watching this video.